जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी-जीडी का। और आप एसएससी-जीडी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आज का यह क्लास आपके लिए ही होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में आपको सिलेक्टेड एवं चुनिंदा प्रश्न देने वाले हैं जो कि सीधे आपके 23 फरवरी के एग्जाम में यही प्रश्न देखने को मिलेगा। जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं या जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, यह वीडियो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में उनको पता चलेगा किस लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और जिनको नहीं पता उनको बता दें, आपके एग्जाम में टोटल 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। तो आ जाइए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो अच्छे से देख लीजिएगा। ये आपका करंट अफेयर्स है और आपके एग्जाम में लगभग 10 प्रश्न है आपका करंट अफेयर्स से पूछा जाता है। लगभग 10 प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है? करंट अफेयर्स से पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपका करंट अफेयर्स वाला सवाल है जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो एसएससी जीडी खेल से संबंधित प्रश्न है, खेल से संबंधित प्रश्न पूछता है और करंट अफेयर्स भी पूछता है। तो यहाँ पर साइना नेहवाल भी पूछ रहा है और खेल से भी पूछ रहा है। मतलब यह प्रश्न आपकी एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एकदम 99% चांस है कि यह प्रश्न इस बार के एग्जाम में आ सकता है। तो इसको दोबारा हम लोग रिपीट कर लेंगे। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है, आपको याद रखना है। ठीक है, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है, सभी को पता है। ठीक है, अब आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड जो प्रश्न बन सकता है वो आपको हम क्लियर करवा देते हैं। वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो प्रश्न बन सकता है, वो सब संभावनाएं हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि खेल से प्रश्न पूछेगा तो ये भी तो पूछ सकता है ना, खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को, एक मिनट, 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? खेल दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? खेल दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। अब आपके एग्जाम में पूछेगा हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, या क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, या फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस खेल में होता है? ऐसा भी प्रश्न आपके एसएससी जीडी में एक दो बार देखने को मिला है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। एक ट्रिक आपको हम दे रहे हैं, HCF बराबर 11 याद रखिएगा। कहीं सर ये अब क्या होता है, तो अच्छे से समझ लीजिए। एच का मतलब होता है हॉकी। एच का मतलब क्या होता है? हॉकी। हॉकी में कितना खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। सी का मतलब क्या होता है? क्रिकेट। क्रिकेट में कितना खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। और एफ मतलब क्या होता है? फुटबॉल। फुटबॉल में कितना खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। HCF में कितना खिलाड़ी? तीनों में आपका 11। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में कितना खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। और सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस खेल में होता है? तो उसका नाम है रग्बी फुटबॉल। उसका नाम क्या है? रग्बी फुटबॉल। याद रखिएगा, ये आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैडमिंटन में पूछेगा तो ऐसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन मान लीजिए कि हाँ किसी कारणवश पूछ लिया जाए तो एक या दो होता है। बैडमिंटन में कितना खिलाड़ी होता है? एक या दो होता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला नंबर सवाल है जो कि आपके करंट अफेयर से हम लोग लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने का संभावना है, और यह 2026 का ही करंट अफेयर्स है और यह संभावना है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या कह रहा है कि जनवरी 2026 में, अभी मतलब जनवरी ही चल रहा है, जनवरी 2026 में भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? मतलब अभी आयोजित नहीं हुआ है। 2026 में जनवरी में भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये आपका कहाँ में आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और ऐसा सेम टू सेम आपके पिछले साल के पेपर में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आपको ज्यादा जोर फोर्स दे रहा हूं कि आप ज्यादातर करंट अफेयर्स को क्लियर कीजिए। 10 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर आता है। ठीक है, मतलब जीके जीएस का आपका मिलाकर टोटल 20 क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी जीडी के एग्जाम में, जीके जीएस का। ठीक है, जिसमें से लगभग 10 प्रश्न आपका करंट अफेयर्स ही रहता है, 2-3 आपका साइंस हो जाता है, और जो बचा सो सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहता है इस लेवल का। देख लीजिए यहाँ पर इस लेवल का फिर क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो यह प्रश्न देख लीजिए, ये भी आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। ठीक है, और इसमें लगभग हम 20 से ज्यादा आपको 20 लगभग 20 मानकर चलिए। इसमें 20 जीके जीएस क्लियर करेंगे, उसके बाद हिंदी को देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, मतलब इसमें सारा चीज को हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें कम से कम 20 में आपको 10 से 15 स्कोर करने का टारगेट रखिए। ठीक है, अगर आप यहाँ 10 से 15 यहाँ स्कोर कर रहे हैं तो आप अपने एसएससी जीडी में सेफ जोन में आ जाएंगे। सेफ जोन करने का मतलब है आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 10-15 सही कर दे रहे हो तो यकीनन माने कि आप अपने एग्जाम में 20 में से 17-18 सही करके आओगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर 10-15 सही करने का कोशिश कीजिए। जब जीके 20 समाप्त होगा तो हम आपसे अपना आपका स्कोर पूछेंगे। ठीक है, तो आ जाइए।
आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संघ शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में? काफी इंपोर्टेंट है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें संघ शब्द का उल्लेख किया गया। संघ मतलब यही होता है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। संघ शब्द का उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 1 में है। आपकी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बनता है यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले तो ये हो गया कि संघ शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 में है। ये आपके एग्जाम में पूछेगा अनुच्छेद 1, तो ये तो हो गया। अब पूछेगा भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में? भारत राज्यों का संघ है, तो संघ आ रहा है तो यह अनुच्छेद 1 में हो जाएगा। भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में होता है? तो अनुच्छेद 1 में होता है। ठीक है, जो जो इंपोर्टेंट है यहाँ पर हम आपको याद करवा दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा उसको। जैसे में 370 वाला आपको हम कई बार बता चुके हैं, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। जिनको जिनको पता है कमेंट में जवाब दीजिएगा। 370 किससे संबंधित है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को आ रहा है, जम्मू कश्मीर से संबंधित। अब इसी प्रकार से कुछ और इंपोर्टेंट हम लोग देख लेते हैं। जैसे में एक बच्चा बोल रहा है, सर 352 वाला बताइए। हाँ बाबू, 352 वाला ये आपका वित्तीय आपातकाल से, सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल से, ये आपका मतलब सीधा समझिए ना कि आपातकाल पूछेगा तो अनुच्छेद 352 हो जाता है। पूछेगा कि आपातकाल का मतलब वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 352 में किया गया है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, ये दोनों काफी इंपोर्टेंट सवाल है जो कि एसएससी जीडी में इस बार देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। और आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर आपका क्लास खराब लग रहा है, अच्छा लग रहा है, एक बार जरूर कमेंट में आप लोग बताइएगा। ठीक है, 2 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके संविधान से ही है और वह मौलिक कर्तव्य वाला। ये वाला जो सवाल है इसी लेवल का, एक दो टॉप लेवल का सवाल है आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ये सबको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ये सब एग्जाम में आने वाला टारगेट प्रश्न है, मतलब सीधे एसएससी जीडी से संभावित प्रश्न है। ठीक है, भारत में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ठीक है, याद रखिएगा, जो मौलिक कर्तव्य है उसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा उसको जोड़ा गया है। भारत में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां मौलिक संविधान संशोधन द्वारा जो मौलिक कर्तव्य है उसमें संशोधन करके 42वां जो संशोधन हुआ था उसमें जोड़ा गया था। ठीक है, अब पूछेगा कि ये मौलिक कर्तव्य जो था उसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये तो हो गया 42वां। कब जोड़ा गया? अब डेट पूछेगा तो डेट याद रखिएगा, 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। भाग कितना के तहत है? तो भाग 4 के तहत। भाग पूछेगा तो कितना के तहत? भाग 4 के तहत है। और किसने करवाया था, मतलब इसको भी कोई सिफारिश दिया था। ठीक है ना, जैसे में होता है ना, कहता है कि हाँ कर दीजिए संशोधन। ठीक है, तो ये किसने कहा था? तो याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार, एक मिनट, सरदार स्वर्ण सिंह। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह याद रखिएगा। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह ने ये मौलिक कर्तव्य को संशोधन द्वारा जोड़ा था। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट ऐसे सवाल है आपकी एग्जाम के लिए। ठीक है ना, आगे आइए। अगला नंबर सवाल है, योजना आयोग की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू हुआ था? ठीक है, योजना आयोग का जो पहला पंचवर्षीय योजना था वह किस वर्ष लागू किया गया था? तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो 1950 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना का स्थापना हुआ था। अगर आपके एग्जाम में पूछे पंचवर्षीय योजना का स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा पंचवर्षीय योजना का स्थापना कब हुआ था? 1950 ईस्वी में आपका पंचवर्षीय योजना का, सॉरी योजना आयोग का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। उसके बाद पंचवर्षीय योजना का स्टार्ट हो गया था 1951 से। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू कर दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना को कब लागू किया गया था? 1951 इसमें। अगर इसका पूरा कार्यकाल पूछे कि इसका कार्यकाल क्या होता है, तो 1951 से 56 होता है, यानी 5 सालों का योजना होता है तो 1951 से 56 होता है। अब आपके एग्जाम में क्या पूछेगा, अगर इसकी पूरी डेट मान लीजिए कि दे दे, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था, और वो भी कृषि को बढ़ावा देने के लिए। किसको बढ़ावा देने के लिए? आपकी एग्जाम में हो सकता है तो पूछ ले कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस लिए लागू किया गया था? तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया था। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, आगे आइए। और ये वाला तो और भी काफी इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है? काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा 1976 वाला वही वाला है। प्रस्तावना जो है मौलिक कर्तव्य जो है ना, तो वह प्रस्तावना के अंतर्गत ही आता है, तो वह 42वां संशोधन द्वारा 1976 में ही जोड़ा गया है। ठीक है, और इस बार आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज का यह क्लास आपके लिए ही होने वाला है, एकदम फुल देखिए, मैं गारंटी देता हूँ।
हूँ, मैं लिख कर देता हूँ। मेरा वादा है कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं, यकीनन मानिए यहाँ से आधा से ज़्यादा प्रश्न है हूबहू आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर इस बार वर्दी आप लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर डेली आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं एवं वायरल प्रश्न दिए जाते हैं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको डेली 23 फरवरी तक एसएससी जीडी का क्लासेज मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना, आगे आइए। 5 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो आपातकाल से संबंधित है? संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो आपातकाल से संबंधित है? तो भाग 18। भाग 18 किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित है। अभी हम इसका अनुच्छेद भी बता देते हैं। अनुच्छेद 352 से लेकर 60 तक, 352 से लेकर 60 तक जितना भी है वो कहाँ से संबंधित है? आपातकाल से संबंधित है, याद रखिएगा, आपातकाल से संबंधित है। संविधान का कौन सा भाग आपातकाल से संबंधित है? तो भाग 18 यानी अनुच्छेद 352 से 60 या किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 6 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सबसे पहले भाषाई आधार पर बना था? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है? ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा या स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना है? तो वो आपका आंध्र प्रदेश है। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश से भाषा के राज्य पर बनने वाला पहला राज्य है। यह बना कब था? तो यह बना था 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। यह बना कब था? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को बना था, याद रखिएगा। जो बच्चे अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा। ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है एसएससी जीडी लिखकर। क्या मैसेज करना है? एसएससी जीडी। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं एसएससी जीडी, इस नंबर पर लिखकर मैसेज करेंगे, फिर इधर से मेरे तरफ से लिंक जाएगा तो उस पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और इसका फिलहाल स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि क्लास पहले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास पूरा कीजिएगा तभी आपका अच्छा से रिजल्ट हो पाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए। नीति आयोग, जो नीति आयोग है इसका प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा, नीति आयोग का जो प्रथम उपाध्यक्ष था वो था अरविंद पनगढ़िया। अब यहाँ से नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, तो नीति आयोग का सबसे पहले स्थापना हुआ है 2015 ईस्वी में। ठीक है, अगर पूरी डेट की बात करें तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का स्थापना हुआ। पहले का इसका नाम है नीति आयोग का, पहले का नाम है योजना आयोग। क्या नाम है? योजना आयोग। इसका पहले का नाम है योजना आयोग, इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है, याद रखिएगा। योजना आयोग का स्थापना आपको ऊपर बता देते 1950 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे चलिए। हाँ, 8 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से ऐसा कौन सा युग्म गलत है? निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पर गलत है? ठीक है, गलत ऐसा एक प्रश्न यहाँ से कंफर्म है। ऐसा एक प्रश्न आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो हरित क्रांति बोल रहा है। हरित क्रांति या किससे संबंधित है? तो गेहूं से संबंधित है। आप लोग भी जवाब देने का कोशिश कीजिए। लास्ट में हम आपसे आपका स्कोर पूछेंगे, आपने कितना प्रश्न को सही किया। ठीक है ना, तो जवाब देते चलिएगा कमेंट में। बताइए, हरित क्रांति तो गेहूं से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही बात है। नीली क्रांति आपका किससे संबंधित है? मत्स्य से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन पीली क्रांति आपका किससे संबंधित है? चावल से नहीं संबंधित है। पीली क्रांति आपका चावल से नहीं संबंधित है। तो अब आप कहिएगा कि सर क्या होगा? पीली क्रांति किससे संबंधित है, किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, पीली क्रांति आपका जो संबंधित है वो तिलहन उत्पादन से, तिलहन यानी तेल उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति आपका संबंधित है। जैसे सूर्यमुखी है सबसे, पीली क्रांति आपका संबंधित है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए वाला युग्म आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो हरित क्रांति। हरित क्रांति गेहूं से संबंधित है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो गेहूं से। 1 मिनट, इसका कलर थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं, ये वाला साफ नहीं दिखेगा, दूसरा कर लेते हैं।
चलिए ये वाला ही रहने दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो नीली क्रांति आपका हो गया। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो गेहूं से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? गेहूं से है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से है। नीली क्रांति आपका किससे है? मत्स्य से, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और पीली क्रांति तो आपको क्लियर करवा दिए, ठीक है। आ जाइए, आगे आइए। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसका जवाब देने का कोशिश कीजिए कमेंट में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ठीक है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो याद रखिएगा, पहले दूसरा आता था, लेकिन अब आपका NH 44 आता है, नेशनल हाईवे 44 आपका आता है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर से लेकर, या श्रीनगर हम लोग उसको कह सकते हैं, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है, जो भारत का अंतिम भूमि कह सकते हैं, वहां तक आपका है, ठीक है। श्रीनगर से लेकर कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो यह वह कौन सा है? NH 44 है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, ठीक है। आगे चलिए, 10 नंबर आपका सवाल है, 1 मिनट। 10 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, कि संविधान की 9वीं अनुसूची में, संविधान की 9वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या है? संविधान के 9वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या? उससे पहले हम लोग 8वीं अनुसूची के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे पहले 8वीं अनुसूची के बारे में भी जानना जरूरी है। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं, संविधान में टोटल आपका 12 अनुसूची है। संविधान में टोटल कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है। संविधान में टोटल कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है, जिसमें 8वीं अनुसूची में दिया गया है कि मतलब भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भाषा के बारे में बात है। 8वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है? भाषा के बारे में। उसी प्रकार से 9वीं अनुसूची में पूछ रहा है, तो 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार कानून की रक्षा करना है। 9वीं अनुसूची में क्या है? तो भूमि सुधार करना है, भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची, ठीक है। याद रखिएगा, ये काफी इंपोर्टेंट है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और आपको क्लास कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर आपका क्लास बहुत अच्छा लग रहा है, या जो भी लग रहा है आपको, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, आप लोग भी जवाब देते जाइएगा कमेंट में। केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? किसे दी गई थी? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। केसर ए हिंद का उपाधि किसे दिया गया था? तो याद रखिएगा, ये महात्मा गांधी जी को दिया गया था, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी के द्वारा लगभग भारत में 7-8 आंदोलन किए गए थे, जिसमें पहला आपका था 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह। पूछेगा आपके एग्जाम में कि महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन कौन था? तो वही था आपका, जो बताया भी, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह था। फिर 1917 ईस्वी में खेरा आंदोलन किया गया था, ठीक है। 1917 ईस्वी में ही एक और आंदोलन हुआ था, खेरा आंदोलन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे में ये वाला देख सकते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो काफी राइट आंसर आ रहा है आप लोगों का। तो भारत में सबसे ज्यादा, काफी राइट आंसर दे रहा है झारखंड। तो ऐसे झारखंड होगा, भारत में अभी भी झारखंड आता है, लेकिन अभी के हिसाब से आपका बढ़ गया है, ठीक है। भारत में जो सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है, वो छत्तीसगढ़ में होता है। कहाँ में होता है? छत्तीसगढ़ में। ऐसे झारखंड भी आपका सही, आप जवाब दें तो गलत नहीं है, वो झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला होता है, लेकिन फिलहाल में भी इसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ से होने लगा है? छत्तीसगढ़ से होने लगा है, ठीक है। चलिए, तो अगर ऑप्शन में झारखंड भी रहे, छत्तीसगढ़ रहे, उड़ीसा रहे, तो हम लोग क्या सही करेंगे? तो हम लोग यहाँ पर क्या सही करेंगे? छत्तीसगढ़ को हम लोग सही करेंगे, ठीक है। एक बार आप गूगल भी कर लीजिए, आपका यही राइट आंसर आएगा, ठीक है। सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। अब कोई बच्चे बोलेंगे सर आप गलत बता रहे हैं। नहीं बाबू, पहले झारखंड था, अभी भी हम मानते हैं कि झारखंड है, लेकिन फिलहाल में इसका कोयला उत्पादन करने वाला राज्य है तो छत्तीसगढ़ बन चुका है, ठीक है। आगे आइए, 13 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है? रक्त को थक्का जमने में कौन सा सहायक होता है? तो याद रखिएगा, विटामिन के। विटामिन के आपका क्या है, अगर आपके शरीर में विटामिन के की मात्रा अधिक है, तो आपका खून जल्दी जम जाएगा, ठीक है। यानी हाथ पैर कटेगा, गलती से मान लीजिए थोड़ा सा कट जाए, तो उससे मतलब खून जल्दी जम जाएगा। अगर आपके शरीर में विटामिन के की मात्रा अधिक है, अगर कम है तो आपका खून धारा की तरफ बहने लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला नंबर सवाल है, 14 नंबर सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? काफी इंपोर्टेंट है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो काफी राइट आंसर आ रहा है। काफी बच्चे बोल रहे हैं प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल कैसे हो जाएगा? प्रतिभा पाटिल हमारे भारत के प्रथम में महिला राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति कौन है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल है। जी सर, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। प्रतिभा पाटिल तो आप लोग दे रहे हैं, लेकिन ये आपके प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, जो कि 2007 ईस्वी में भारत
की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी? तो अब यहाँ पर राज्यपाल कौन हो जाएगा? तो बताइए सर, हम ही बता देते हैं, देख लीजिए, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू आपके भारत की प्रथम महिला राज्यपाल हैं, जो कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बने थे। और ये अपना शासन कब से कब तक किए थे? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी में तो ये बने थे, ठीक है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को चुने गए थे और यह शासन किए थे, याद रखिएगा, 1949 तक। ये शासन कब तक किए थे? 1949 ईस्वी तक शासन किए थे, राज्यपाल के पद पर रहे थे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे आइए, अकबरनामा। अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक कौन है? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। तो अबुल फजल कौन हो जाएंगे? अबुल फजल हो जाएंगे। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है? ठीक है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह आपका कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है बुध आ रहा है। क्या आ रहा है? बुध आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बुध। अगर सबसे छोटा ग्रह पूछेगा तो बुध, लाल या गुलाबी ग्रह पूछेगा मंगल, और नीला ग्रह पूछेगा तो क्या होता है? पृथ्वी। और सांझ का तारा या शुक्र का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं, ठीक है। आगे आइए, 17 नंबर आपका सवाल है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा? काफी इंपॉर्टेंट है कि सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है संविधान का। तो अनुच्छेद जो 22 है वह सबसे लंबा अनुच्छेद है। भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद आपका 22 है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद है, ठीक है। आगे चलिए, 18 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष लागू किया गया था? तो याद रखिएगा, यह आपका हुआ था 1984 ईस्वी में। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 ईस्वी में यह किया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? तो जो पंजाब में एक मंदिर है, सिखों का एक मंदिर है, वहां पर कुछ आतंकवादी घुस गए थे, टेररिस्ट घुस गए थे, तो भारतीय सेना के द्वारा यह चलाया गया वही एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है। चलिए आगे आइए, 19 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ठीक है, ये सभी बच्चे को पता है, आप इसका जवाब कमेंट में देंगे, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, ये तो ठीक है। लेकिन पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन कब बना? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन कब बना? तो याद रखिएगा, 2009 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या बना? डॉल्फिन भरा बना, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन बना? डॉल्फिन बना, याद रखिएगा, ठीक है। अगला नंबर 20 नंबर सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से लिया गया है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा, यह आपका अमेरिका से लिया गया है। यह आपका कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो यह आपका अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग किसका करेंगे? हिंदी के 20 प्रश्न को करेंगे। उससे पहले आप लोग जीके में से 20 में से अपना स्कोर बताइएगा कितना आपने सही किया, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप 15 से 16 सही करें, 15 से मतलब 10 से 15 के बीच में सही कर रहे हो, तो आपका स्कोर बिल्कुल अच्छा है, सेफ जोन के अंतर्गत आप आ रहे हैं, ठीक है। अगर उससे कम हो रहा है तो अभी मेहनत करने का जरूरत है। आप मेहनत कीजिए, टेस्ट दीजिए, फिर पिछले साल के पेपर को देखिए, ठीक है। तो रिजल्ट इस बार जरूर होगा। अब हिंदी में कोशिश कीजिए आप लोग, जो जो बच्चे देख रहे हैं यहाँ तक, जो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, उनको इस बार रिजल्ट उनका हो जाए, ठीक है। तो अब हिंदी में भी आप लोग 20 प्रश्नों का सही करने का कोशिश कीजिए, ठीक है ना। एक एक प्रश्न का आप लोग जवाब देते चलिएगा, ठीक है। देखिए क्या प्रश्न कह रहा है, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है आप लोग का। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिना प्रयास का लाभ मिल जाना। मतलब मान लीजिए कि आप कोशिश नहीं किए और उसको लाभ मिल गया, तो वह अंधे के हाथ बटेरे लग गया ना। मान लीजिए कि कोई बच्चे तैयारी नहीं कराए एसएससी जीडी में, और वो मतलब तुक्का मार के आ गया। तुक्का मतलब समझते हैं ना, ABCD रंग के आ गया, उसका किसी कारणवश सही हो गया और रिजल्ट निकल गया, तो वो बिना मेहनत के ही ना उसको अंधे के हाथ बटेर लग गया। सेम टू सेम बात होता है, ठीक है। तो वही है, बिना प्रयास का कभी कभी आपको लाभ मिल जाता है, यानी वही होता है, उसका अर्थ होता है अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब यही है कि बिना प्रयास का लाभ मिल जाना, ठीक है। बिना मेहनत किए लाभ मिल जा रहा है, समझ रहे हैं। आ गई है।
अगला नंबर क्वेश्चन है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। निरपेक्ष शब्द का सही विलोम क्या है? काफी इंपोर्टेंट है। निरपेक्ष शब्द का सही विलोम क्या है? आप लोग फटाफट बताएंगे। निरपेक्ष का शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? सापेक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सापेक्ष हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। निरपेक्ष शब्द का सही विलोम क्या होगा? सापेक्ष हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। 3 नंबर आपका क्वेश्चन है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऐसा कौन सा शब्द है जो यहाँ पर तत्सम है? तत्सम हम लोग किसको कहते हैं? हिंदी के शुद्ध रूप को हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तो हिंदी के यहाँ पर शुद्ध रूप कौन सा है? कोई बच्चे बता सकते हैं यहाँ पर हिंदी का शुद्ध रूप आपका कौन सा होगा? तो बिल्कुल आंख तो नहीं होगा। अग्नि नहीं देख रहे, शुद्ध एकदम रूप है अग्नि। तो हम लोग तत्सम को ऐसे पहचानते हैं। अगर तत्सम तद्भव आप पहचानना सीख गए तो 1 नंबर आपका यहाँ से कन्फर्म हो जाएगा। एक तत्सम क्या होता है? तो हिंदी के शुद्ध रूप को हम लोग तत्सम कहते हैं। तद्भव क्या कहते हैं? तो संस्कृत के बिगड़े हुए, जैसे में अग्नि है तो इसका आग हो जाएगा तद्भव। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग पहचानते हैं। तो तत्सम शब्द यहाँ पर अग्नि हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 4 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। अच्छे से देख लीजिएगा। वह फल खा रहा है। वह फल खा रहा है। वाक्य में कौन सा काल है? वाक्य में कौन सा काल है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। तो आप लोग बताइएगा। वह फल खा रहा है मतलब अभी खा रहा है। अभी खा रहा है मतलब वर्तमान काल में खा रहा है। अभी खा रहा है मतलब वर्तमान काल में खा रहा है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वह फल खा रहा है। वाक्य में कौन सा काल है? तो वर्तमान काल है। वाक्य में कौन सा काल है? वर्तमान काल है। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 5 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। कमल के समान मुख, कमल के समान मुख में कौन सा अलंकार है? कमल के समान मुख में कौन सा अलंकार है? तो याद रखिएगा, कमल के समान में आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको पहचानने के लिए तो नहीं बता सकता क्योंकि ये वाला जो है एक कभी कभी रूपक हो जाता है, कभी उपमा हो जाता है। तो ये पहचानने के लिए तो मैं नहीं आपको बता सकता, लेकिन आपको हाँ इतना कहूंगा, आप इसको याद रखिएगा। कमल के समान मुख है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी एसएससी जीडी के लिए। ठीक है, उपमा अलंकार है। ठीक है, आगे चलिए। जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे, ये बिल्कुल इजी सवाल है। आप लोग जवाब दीजिए। जो दिखाई न दे उसके लिए सही शब्द क्या होगा? जो दिखाई न दे उसके लिए सही शब्द क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है अदृश्य आ रहा है। क्या आ रहा है? अदृश्य आ रहा है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, अदृश्य। बिल्कुल राइट आंसर क्या आ रहा है? अदृश्य। जो दिखाई न दे उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? अदृश्य। बिल्कुल ऐसे ही जवाब आप लोग का 20 तक आना चाहिए कम से कम। इसमें आप लोग 17-18 स्कोर करके दिखाइए। 20 में से 17-18 सही करके दिखाइए आप लोग। निर शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची का मतलब होता है इसका, इस शब्द का और अर्थ क्या हो सकता है? निर को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो कोई बच्चे बोले हैं कि सर हम जल बोल सकते हैं। बिल्कुल हम लोग जल बोल सकते हैं। ठीक है, जल। निर को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? जल बोल सकते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है, 8 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? राम ने रावण को मारा, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ में वाक्य में कारक पूछ रहा है, कौन सा कारक है? ठीक है, तो यहाँ पर सब आपका, जैसे में राम ने रावण को मारा तो कर्ता ने कर्म को, कर्म से, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। तो राम ने, तो कर्ता कारक यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। ये विभक्ति 8 विभक्ति होता है, आपको याद कर लेना है। कभी कभी पूछ लेता है कर्ता ने, तो राम ने ऐसे आपका पूछेगा यहाँ पर। ठीक है, आगे आइए। अन्न शब्द का सही बहुवचन क्या है? अन्न शब्द का आपका सही बहुवचन क्या होगा? बहुत राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। इसका राइट आंसर आ रहा है अन्न का। सर कोई बच्चे बोले अन्य होगा, अन्य कैसे होगा? अन्य नहीं होगा, अन्नु नहीं होगा, ये नहीं होगा, अन्य नहीं होगा। क्या होगा? तो अन्न का सही बहुवचन आपका अन्न ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्न का कोई बहुवचन इसका कीजिएगा तो अन्न का अन्न। ऐसे ही अन्न बहुत सारा होता है। ठीक है, तो बहुत सारा तो पहले ही से ही है, तो इसका बहुवचन अन्न ही बनेगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। जो कभी न मरे, जो कभी न मरे उसके लिए सही शब्द क्या है? जो कभी न मरे उसके लिए सही शब्द क्या है? अमर। जो कभी न मरे उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? अमर। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो कभी न मरे उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। जो कभी न मरे उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? अमर। आप लोग भी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल अच्छे से, ऐसे ही स्कोर कीजिए तो
देखते हैं आप लोग कितना स्कोर करते हैं। लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। 11 का ए आ रहा है, ए कैसे होगा? बी भी आ रहा है, हाँ बी भी आ रहा है। चीज देख लेते हैं किसका सही होता है, ठीक है। तो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ होता है लोहा का चना चबाना, मैंने बहुत अधिक परिश्रम वाला काज करना, यानी कठिन काम करना। क्या हो जाएगा? कठिन काम करना। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए। माता पिता ये काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। माता पिता कौन सा शब्द है? माता पिता, माता पिता कौन सा शब्द है? अगर ये पूछता कि कौन सा समास है, ये कौन सा समास है, तो कौन सा समास के अंतर्गत ये जाता है? ये जाता है आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत जाता है। ये कौन सा समास के अंतर्गत जाता है? द्वंद्व समास के। बीच में जिसके अंदर हेलंत लग गया, जो उसमें बीच वाला ये वाला चिन्ह लग गया, वो आपका द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पर शब्द पूछ रहा है कि तत्सम होगा, कि तद्भव होगा, कि देशज या विदेशज होगा। तो हम तत्सम में क्या बताएं कि शुद्ध रूप आपका तत्सम होता है, एकदम संस्कृत वाला शुद्ध रूप। तद्भव बिगड़े हुए रूप, तो मम्मी पापा माता पिता ये सही है, तद्भव ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तद्भव माता पिता। देशज वाला तो आपको पता है, देश के बोलचाल में पाए जाने वाले भाषा को देशज कहते हैं, ठीक है। आगे आइए। वह बहुत बुद्धिमान है, वह बहुत बुद्धिमान है, रेखांकित शब्द का भेद क्या है? वह बहुत बुद्धिमान है, इसमें रेखांकित शब्द का भेद कौन सा है? ठीक है, आप लोग बताइएगा। तो वह मतलब इसमें रेखांकित कहाँ किया गया? एक कट गया, यहाँ पर बुद्धिमान पूछ रहा है, यहाँ पर बुद्धिमान पूछ रहा है, ठीक है। वह बहुत बुद्धिमान है, तो इसका विशेषता बतला रहा है कि वह कैसा है? बुद्धिमान है। जो विशेषता बतलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। जो विशेषता बतलाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर आपका सवाल है, यस शब्द का सही विलोम क्या है? यस शब्द का सही विलोम है, कोई बच्चे इसका राइट आंसर दे पाएंगे? यस शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो अपयश होगा। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपयश हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। घड़ा भरना, घड़ा भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घड़ा भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, घड़ा भरना यानी मेहनत करना। घड़ा भरना मतलब बूंद बूंद घड़ा भर रहे हैं, यानी मेहनत करना। और आप लोग भी मेहनत कीजिए, अब आपका एग्जाम डेट ज्यादा नहीं बचा है, ठीक है। आगे आइए। जो पढ़ने योग्य हो, जो पढ़ने योग्य हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा? पठनीय। जो पढ़ने योग्य हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा? पठनीय होगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। जो पढ़ने योग्य हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा? पठनीय हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर आपका सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, वाक्य में कौन सा क्रिया है? क्रिया कहने का मतलब है काम। वह स्कूल जाता है, तो जाता है यानी जाना काम हो जाएगा, जाना। जाना यहाँ पर क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए। 18 नंबर आपका सवाल है, अत्यधिक में कौन सा समास है? अत्यधिक वर्षा पूछ रहा है ना, अत्यधिक वर्षा पूछ रहा है, तो ये आपका अभिभाव समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? अभिभाव समास हो जाएगा। द्वंद्व में आपको बता दें, जिसमें बीच में हलंत लगा रहे। बहुब्रीहि में ज्यादातर आपका भगवान का नाम आता है। तत्पुरुष में दोनों शब्द प्रधान होना चाहिए, ठीक है। अगला नंबर सवाल है, 19 नंबर सवाल है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कम बोलना वाले के लिए, कम बोलता है उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? तो उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? मितभाषी। क्या हो जाएगा? मितभाषी। और जो ज्यादा बोलता है उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? वाचाल। जो ज्यादा बोलता है उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से दोनों कन्फर्म कर लीजिएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद आपका स्कोर हम पूछेंगे, ठीक है। जो देश से प्रेम करता हो, जो देश से प्रेम करता हो उसके लिए सही शब्द क्या है? ठीक है। तो जो देश से प्रेम करता है उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? देशभक्त हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, देशभक्त। हम लोग भी देशभक्त हैं, ठीक है। तो आप लोग जवाब दीजिएगा। अब आपका हिंदी में से 20 में से कितना स्कोर हुआ? 15 पहुंचाए, कम से कम 15 तक हुआ सही। 15 सही हुआ तो बिल्कुल है। अगर उससे कम हो रहा है तो अभी आपको मेहनत करने का जरूरत है, क्योंकि इतना सिंपल लेवल में आपका 15 नहीं सही हो रहा है, तो एग्जाम में थोड़ा सा टफ लेवल पूछता है, तो आओ थोड़ा सा ज्यादा आपका गलती होने का चांस है। तो इसमें 15 सही करें, यानी सेफ जोन के अंतर्गत आप आ रहे हैं, ठीक है। अब आइए, यहाँ पर हम लोग कुछ रीजनिंग के प्रश्न को कर लेते हैं, ठीक है। जाए से तो वीडियो काफी लंबा हो रहा है, फिर भी हम लोग रीजनिंग के चलिए 4-5 प्रश्न को देख ही लेते हैं। जब आए हैं तो रीजनिंग के भी प्रश्न को हम लोग 1-2 प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल इस लेवल का एक प्रश्न आता है, लेकिन ये सिंपल लेवल का है, इससे थोड़ा टफ लेवल का आएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा, इसका सबसे पहले राइट आंसर आप लोग दीजिए तो क्या होगा। हम देखते हैं आप लोग का दिमाग चलता है या नहीं। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट
राइट आंसर दे पाते हैं। श्रृंखला को पूरा करना है। 3 के बाद आपका 9 लेके जा रहा है, 3 के बाद 9, 9 के बाद कितना 27 और 27 के बाद कितना 81, 81 के बाद अगला पद क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कोई बच्चे इसका राइट आंसर दे पाते हैं, हम देखते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ से हम लोग कैसे पकड़ेंगे, 309 का जो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इसमें भी देख रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इसमें भी देख रहे हैं 3 से, यानी सभी में 3 3 से क्या हो रहा है गुना हो रहा है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। अब 81 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, कोई बच्चे बता रहे हैं सर 162, नहीं 162 कैसे आएगा, 243 आएगा। कितना आएगा 243। अगला श्रृंखला क्या आएगा 243 आएगा। अगर आप ये भी प्रश्न नहीं सही कर पा रहे हो तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल लेवल का और आप यह प्रश्न को नहीं बना पा रहे हैं, यानी एग्जाम में और भी थोड़ा सा टफ लेवल का रहता है तो आप उसको नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो मेहनत कीजिए और इस बार का रिजल्ट कैसे भी तो हम आपको दे देंगे, बस आप लोग घर पर भी मेहनत कीजिए। ठीक है ना, आगे आइए। अगला है कि यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, जेड बराबर इतना, तो डॉग का मान क्या होगा। डॉग बराबर क्या होगा, तो डी का मान कितना होता है, कोई बच्चे बताइए। डी का मान 4 होता है, डी का मान कितना होता है 4 होता है। फिर ओ का मान कितना होता है 15 होता है, प्लस में लिखते जाते हैं, प्लस में 15। अब प्लस में जी का मान कितना होता है 7 होता है, तो तीनों को ऑटोमेटिक हम लोग जोड़ देंगे, 4 5 15, अब 15 4 19 से, 19 से 7 कितना होता है 26, यानी ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, श्रृंखला को पूरा करना, ये भी श्रृंखला को पूरा करना है और ये आपके लिए हम छोड़ते हैं। ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 1 2 सेकंड का। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग इसका जवाब दीजिए। 2 4 8 14 22, बताइए कैसे बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 6 बढ़ रहा है, फिर 8 बढ़ रहा है, फिर 10 बढ़ेगा, तो आप लोग जवाब दीजिए। तो क्या आना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, क्या रहा है 32। क्या आंसर आ रहा है आप लोग का 32 आ रहा है, और इसमें से 90% बच्चे जो अभी वीडियो देख रहे हैं उसका 32 आंसर आ रहा है। 10% कैसे गलत कर रहे हैं आप लोग, 30 कोई बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, 30 कैसे होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए। ठीक है, चलिए। यदि पेन बराबर इतना लिखा हुआ है, यदि पेन बराबर 35 लिखा हुआ है, पेन बराबर 35, तो बुक बराबर क्या होगा। ठीक है, तो पेन बराबर 35 कैसे हुआ, तो पी का वैल्यू कितना होता है अल्फाबेट में, एबीसीडी में पी बराबर 15 होता है, मतलब पी बराबर 16 होता है, और ई बराबर 5 होता है, और एन बराबर 14 होता है, तो टोटल को जोड़ेंगे तो हमारा 35 आ रहा है। उसी प्रकार से हम लोग बुक को भी करेंगे, बुक बी कितना नंबर पर 2 नंबर पर आता है, ओ कितना नंबर पर आता है तो 15 नंबर पर, और भी डबल वो है तो 15 15 डबल हो जाएगा, प्लस के आपका कितना नंबर पर 11 नंबर पर, आप जोड़िए 30 से 2 32, 32 और 11 कितना होगा 43, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आज का लास्ट आपका क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है, ऐसा एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखा जाएगा। यदि दर्पण में 3:15 का समय दिखाई देगा, तो क्या होगा, दर्पण में अगर 3:15 का समय क्या दिखाई देगा, या मतलब दर्पण में 3:15 मान लीजिए कभी बज रहा है, तो दर्पण में वह कितना दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग 11:60 से घटा देंगे तो उसका वास्तविक टाइम आ जाता है। ठीक है, तो 11:60 को अगर हम घटा देते हैं 3:15 में, तो 11 तो आपका घंटा हो जाएगा, तो 3 और इधर 15, तो घटाइए 11 में से 3 जाएगा तो 8, इधर पर 45 बचेगा, यानी और दर्पण में उसका टाइम क्या होगा 8:45 होगा। 11:60 में हम लोग उसको घटा देते हैं तो 8:45 उसका वास्तविक टाइम होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और जाते जाते आप लोग चैनल को क्या कर लीजिएगा एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। रिजल्ट की आपकी हम शुभकामनाएं करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।